कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग्स करेंगे 10th क्लास के जितने भी इम्पोर्टेंट मैथ्स के फार्मूला हैं। इस वीडियो में हम लोग सारे फार्मूलाओं को एक समराइज फॉर्म देंगे आपको। इस वीडियो से आपको सारे मैथ्स के फार्मूला एक वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। आप लोग जुड़े रहिए आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतियाँ रिंकू सर के साथ। ये जो नंबर्स आपके पास मोबाइल नंबर्स हैं, जो भी आपके पास क्वेरीज हैं, उस नंबर पे आप सेंड कर आप अपनी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस बिल्कुल ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, हम लोग करते हैं स्टार्ट आज के वीडियो में। सबसे पहला चैप्टर्स आपके पास मिलता है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या है क्या, और वास्तविक संख्या को जानने से पहले क्या क्या आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, इन सभी बातों को देखेंगे। और इस वीडियो से आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सॉल्व करने का बिल्कुल प्रयास किया जाएगा कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। तो पहले देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन जो है, पहला टॉपिक्स प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं। तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं। n से डिनोट करने का मतलब n से सूचित करते हैं। जहाँ भी n लिखेंगे उसका मतलब प्राकृतिक संख्या होता है, नेचुरल नंबर होते हैं, जो 1 से लेकर 1 2 3 से लेकर बाबू कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक। अर्थात गिनती की संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। दूसरी क्वेश्चन बाबू टॉपिक से आपके पास पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग सूचित करते हैं W से, और इसमें W बराबर होता है 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी। अर्थात वैसे नंबर्स का कलेक्शन, संग्रह, जिसमें प्राकृतिक संख्या भी हो और साथ ही साथ जीरो भी आ जाए, तो उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या को बाबू I और Z से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, और यह आपके पास से माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होता है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक माइनस देखिए, उसके बाद जीरो से जो -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक के नंबर को I माइनस या Z माइनस से सूचित करते हैं, अर्थात नेगेटिव इंटीजर्स हैं, अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक हैं। और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक उसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, जिसको I प्लस या Z प्लस से सूचित करते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसे संख्या को अभाज्य संख्या बोलते हैं जो स्वयं और 1 को छोड़कर बाकी किसी दूसरे नंबर से भाग न लगे, पूर्णतः विभाजित नहीं हो। अर्थात देखिए 1 तो होगा नहीं, अर्थात ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं, मतलब मैक्सिमम 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 हो गया, 1 नहीं हो सकता है। 1 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 के मात्र एक ही फैक्टर हैं 1। 2 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1 और 2। 3 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1 और 3। तो सर आपके पास 2 3 5 7 11 13। 13 के बाद बताइए कौन सा प्राइम नंबर होगा, तो आपके पास आ जाएगा 17। 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। ये सब क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। इन अभाज्य संख्याओं में से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन से बनते हैं कि सम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सम अभाज्य संख्या बाबू 2 होता है, क्योंकि ये सम भी होता है और अभाज्य भी होता है। दूसरी बाबू बातें हैं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है बाबू 3। ये जरूर ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछा जाएगा तो 3 हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चंस में 5 नंबर टॉपिक्स जिसको बोलते हैं सम संख्या। वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या, अर्थात इवन नंबर्स बोलते हैं। वैसे नंबर डेट नंबर्स हैविंग इट्स वंस डिजिट 0 2 4 6 8 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो आपके पास जिसका इकाई अंक 1 3 5 7 9 यानी डेट नंबर से हैविंग इट्स वंस डिजिट या यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 इज कॉल्ड ऑड नंबर। उसके बाद आते हैं सर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, अर्थात इसमें पी बाई क्यू का फॉर्म जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। कोई भी नंबर जो बटा के रूप में भी हो उसको परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें इसको परिमेय संख्या को हम लोग सूचित करते हैं क्यू से, और Q बराबर होते हैं NWI लिखा हुआ है ना 7वां नंबर टॉपिक्स में। तो NWI का मतलब नेचुरल, आपके पास होल नंबर और इंटीजर्स, तीनों नंबर इसमें बाबू आते हैं। इसके अलावा
जो नंबर्स बटा में होते हैं जैसे 2/5, 3/6, ये जितने भी नंबर्स होते हैं ये सब परिमेय संख्या कहलाते हैं। आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो ठो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अनगिनत लिखेंगे या अनंत परिमेय संख्या होते हैं। इसका मतलब द नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स बिटवीन द टू रेशनल नंबर इज इनफाइनाइट, यानी कि इन्फिनिटी नंबर्स होते हैं दोस्त। जैसे आपके पास Q का जो एग्जाम्पल दिया गया है 0, 1, -2, 2/5, √9। √9 क्यों हो गया? क्योंकि बाबू इसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। 3.14 का पावर रिकरिंग है, तो 4 का पावर रिकरिंग है, वो भी क्या कहलाएगा? आपके पास परिमेय संख्या कहलाएगा। उसके बाद बाबू 2.141414 ये भी परिमेय संख्या कहलाएगा। क्यों? क्योंकि समान तरीका से बढ़ रहा है, अर्थात पॉइंट के बाद 141414 बढ़ रहा है ना। उसके बाद 27/22/7 ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। लेकिन पाई क्या होता है? वो होती है अपरिमेय संख्या। 3.14 भी क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या ही होंगे आपके पास। अब आते हैं सर अपरिमेय संख्या, पॉइंट नंबर 8, अपरिमेय संख्या क्या होते हैं। तो अपरिमेय संख्या हम लोग उसे अब बोलते हैं जिसको QC से डिनोट करते हैं, QC से या बाबू T से। ये दोनों नोटेशंस आप याद रखे रहेंगे। QC का मतलब Q कम्प्लीमेंट, या यदि T लिखते हैं तो वहाँ पर भी अपरिमेय संख्या को डिनोट करेंगे। अपरिमेय संख्या का मतलब दोस्त होता है इसमें वैसे नंबर से जिसका कम्प्लीटली स्क्वायर मेथड नहीं होता है। कम्प्लीटली स्क्वायर मेथड का मतलब जैसे √3 है, √3 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो कितने हो जाएंगे? √3। उसके बाद बाबू पाई लिख सकते हैं या 2 पाई या 4.1312317 ये जितने भी नंबर्स आपके पास दिखाई देते हैं सब क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। उसके बाद आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को बोलते हैं सर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कि वैसे नंबर जिसके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होते हैं, कम से कम 3 गुणांक होना मस्ट है सर, वैसे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य संख्या बोलते हैं। तो 1 तो होगा नहीं क्योंकि 1 की एक फैक्टर है। 2 बाबू, 2 के 2 फैक्टर्स हो जाएंगे 1 और 2। 3 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 1 और 3। लेकिन 4 के 3 फैक्टर होता है, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। इसलिए भाज्य संख्या वही होता है जो कम से कम 3 संख्याओं से कटे, पूर्णतः विभाजित हो। अब यहाँ से क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या बाबू आपके पास 4 होगी। उसके बाद पूछी जाएगी सबसे छोटी सम भाज्य संख्या बताइए। सम यानी कि इवन कंपोजिट नंबर, तो उसमें भी आंसर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताइए, यानी कि भाज्य भी होना चाहिए, सबसे छोटा विषम संख्या भी होना चाहिए। तो है सर आपके पास 9। 9 के पहले कोई भी ऐसा विषम संख्या नहीं है जो भाज्य हो सर। चलिए उसके बाद आते हैं टॉपिक्स नंबर 10 में, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या इसको बोलते हैं सर को प्राइम नंबर, अर्थात वैसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोलते हैं कि जिसका HCF क्या होना चाहिए? HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, जिसका HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसका मतलब AB जो लिखा हुआ A और B का HCF अगर 1 रहा तो बोलेंगे वह सहअभाज्य संख्या है। जैसे एग्जाम्पल फॉर देखिए 2, 3 लिखा हुआ है, 2 और 3 बताइए किस नंबर से कटेगा? जो कॉमन नंबर्स होंगे उसी से कटना चाहिए, तो 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर से नहीं कट सकता है। इसलिए बाबू 2, 3 क्या हो जाएगा? एक आपके पास सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। 3 और 8 भी हो जाएगा क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके बाद होता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर्स का मतलब होता है सर जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे वैसे नंबर्स जो लगातार इन दोनों नंबर्स के बीच में मात्र एक नंबर्स का गैपिंग होता है उसको बोलते हैं हम लोग जुड़वा ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे आपके पास 3, 5 हो गया, इसके बीच में क्या छिपा हुआ है? 3 और 5 के बीच में मात्र 4 छिपा हुआ है, इसलिए बाबू एक ही नंबर छिपा रहना चाहिए। जैसे 5, 7 हो गया, 7, 11 नहीं हो सकते हैं। 7, 11 इसलिए नहीं होंगे क्योंकि 7 और 11 के बीच में आपके पास एक नंबर छिपा नहीं है, बहुत सारे नंबर्स हैं, 8 भी है, 9 भी है, तो इसलिए बाबू आपके पास वह आपको को प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते हैं। इसमें 11, 13 हो जाएगा, 17, 19 हो जाएंगे, अर्थात तो वैसे नंबर्स जिसके बाबू बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में मात्र एक का गैपिंग हो और दोनों आपके पास क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। इससे वह नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। उसके बाद नोट के रूप में लिखा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि
स लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से हम जोड़ें, घटाएं, गुना करें या भाग करें, हमेशा क्या मिलता है? परिमेय संख्या मिलता है। परिमेय संख्या का जोड़ करें, घटाव करें, गुना करें या भाग करें, हमेशा क्या मिलता है? परिमेय संख्या। दूसरी टॉपिक से बाबू नोट के नीचे लिखा हुआ है कि इफ अगर आपके पास परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, प्लस माइनस गुना और भाग सबको करें तो कभी कभी परिमेय भी संख्या हो जाती है, कभी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि परिमेय प्लस परिमेय करेंगे तो हमेशा परिमेय मिलेगा, लेकिन अपरिमेय प्लस परिमेय करेंगे तो यह परिमेय भी मिल सकता है और परिमेय भी मिल सकता है। परिमेय संख्या प्लस माइनस अपरिमेय संख्या करेंगे तो क्या मिलेगा सर? हमेशा आपको परिमेय, जब देखिए जब दो ठो परिमेय रहेगा, दोनों परिमेय रहेगा तो परिमेय मिलेगा, और जब दोनों अपरिमेय रहेगा तो उसमें परिमेय और परिमेय दोनों मिलेगा, और एक ठो अपरिमेय और एक ठो अपरिमेय रहा तो इसमें आपको अपरिमेय ही मिलना है बाबू, फिक्स है। इसमें क्या मिलेगा? अपरिमेय। परिमेय संख्या प्लस बाबू अपरिमेय संख्या अपरिमेय होता है, गुना करें भाग करें जितना भी करेंगे सर संख्याएं तो सब क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है ना? तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होती है इसको देखें। यूक्लिड विभाजन फार्मूला की फार्मूला आप देखें तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r की वैल्यू वह 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा b से छोटा होता है। इसको ध्यान रखेंगे। इसमें क्वेश्चंस आपके पास आ सकती है। a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है? यूक्लिड विभाजन फार्मूला है, और इसमें r जो होता है वह 0 से बड़ा और बराबर होता है, लेकिन b से क्या होता है? हमेशा छोटा होता है। यूक्लिड डिविजन थ्योरम इसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि मस गुने लस बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अर्थात एलसीएम एंड एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये फार्मूला आपके पास क्लियर हो जाएगा। इस फार्मूला का उपयोग हम लोग कर सकते हैं कि अगर दो ठो नंबर्स का अगर मल्टीपल दिया गया है, अगर एक एचसीएफ दिया गया है तो एलसीएम निकाल सकते हैं, चाहे एलसीएम दिया गया है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं, या एलसीएम एचसीएफ दिया गया हो और उसमें एक नंबर दे दिया गया हो तो सेकंड नंबर आपको निकाल सकते हैं। इसी फार्मूला से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद है बाबू शांत परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। शांत परिमेय संख्या क्या होते हैं? पी बाई क्यू। तो पी बाई क्यू का मतलब होता है सर, वैसे आपके पास है शांत होने का मतलब क्या होता है, जिसमें क्यू क्या होना चाहिए? क्यू का जो फॉर्म होगा 2 का पावर n और 5 का पावर m, या अर्थात या 2 का पावर n हो जाए या 5 का पावर m हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि शांत परिमेय संख्या उसको बोलते हैं सर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, उससे बोलेंगे। जो अब नीचे का जो क्यू लिखा हुआ है मतलब हर है, वह हर का गुणनखंडन करने पर या तो 2 5 आना चाहिए, या केवल 5, या केवल बाबू 2 का होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी नंबर्स आता है तो वह शांत नहीं होगा। अशांत परिमेय संख्या जिसमें क्यू आपके पास 2 का पावर n क्रॉस 5 का पावर n, यानी कि वैसे नंबर आपके पास मिले जो मतलब इस फॉर्म के दिखाई नहीं देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? 2 का पावर n, उसको बोलते हैं अशांत अपरिमेय संख्या। उसको क्या बोलते हैं सर? अशांत अपरिमेय संख्या। तो दो ठो आपके पास होती है, शांत और अशांत, इसको ध्यानपूर्वक रखिएगा। उसके बाद आते हैं बाबू बहुपद, जिसको पोलिनोमियल कहा जाता है। पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड्स फॉर्म आप देखें तो ए नॉट a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट डॉट an x का पावर n लिखा हुआ है। तो यह चर और अचरों के समझिए कि बीजीय व्यंजक से जो हम लोगों को प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। टाइप्स ऑफ बहुपद के बारे में बात ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, तो इसमें आपके पास टर्म्स के आधार पे, पद के आधार पर 3 प्रकार के बांटा गया है। एक बांटा गया है सर एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद का मतलब क्या होता है? वैसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 हो, जैसे x हो गया, 2 हो गया, 3x हो गया, etc, इसको बोलते हैं हम लोग एक पदी बहुपद।
दूसरी बात बताते हैं बाबू द्विपदी। द्विपदी बहुपद क्या बोलते हैं? तो वैसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 2 हो, अर्थात x+2 लिखा हुआ है, 3x² + 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x+2 लिखा हुआ तो इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एक ठो x और एक ठो 1 हो जाएगा। उसके बाद होता है त्रिपदी बहुपद। वैसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 3 हो, जैसे आपके पास x² + 4x+4 लिखा हुआ है। ये सब क्या कहलाएंगे, त्रिपदी बहुपद। उसके बाद आते हैं अब घात के आधार पर। नीचे बगल में देखिए रैखिक बहुपद लिखा हुआ है। रैखिक बहुपद उसे बोलते हैं जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस क्या होना चाहिए, b, जहाँ ए जो होती है नॉट इक्वल टू 0 होते हैं, जहाँ ए बी कॉन्स्टेंट होते हैं दोस्त, लेकिन ए यहाँ पे मस्ट रूप से 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी है बाबू द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ax² + bx + c बराबर कितना होता है, 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तीसरी बात है आपके पास त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब क्या होता है कि x बराबर कितना, ax³ + bx² + cx + d, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 हो। ये सब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे हुए हैं। इसको बोल सकते हैं व्यापक पद, व्यापक रूप। ये सब त्रिघात बहुपद के हो गए। उसके बाद ax² + bx + c के शून्य यदि अल्फा एंड बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो मिलेगा वो -b/a हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -b/a। इसको बोलते हैं शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है c/ कितना हो जाएगा, a। और बाबू देखिए अगर ax³ + bx² + cx + d अगर आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल हैं तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो इसको मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिजिक्स के 3 चैप्टर्स हैं। अल्फा बीटा गामा यदि शून्यक हैं आपको त्रिघात बहुपद के, तो इसके अगर अल्फा बीटा शून्यक अगर आपके पास होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, c/a। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना हो जाएगा, -d/a हो जाएगा। तो ये 3 शून्यक अगर किसी भी त्रिघात बहुपद के दिए गए हों तो तीनों का फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। और इसका द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। और त्रिघात बहुपद के लिए तो x³ - अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू एक्स, और माइनस कितने हो जाएंगे बाबू, अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, जो फिगर दिया गया है। तो फिगर देखिए एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कटिंग कर रहा है, जितना यह एक्स एक्सिस को कटिंग करेगा उतनी इसकी शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो बाबू यह एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कटिंग कर रहा है, इसलिए बाबू इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। 2 चर वाले यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है। तो रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, वैसे समीकरण जिसमें आपको वेरिएबल जो है एक्स वाई का पावर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 1 होना चाहिए। तो a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर कितना हो गया, 0। अगर बाबू देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों। अगर 2 ठो रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, इंटरसेक्टिंग करती है, तो उसके हलों की संख्या 1 हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। बाबू कब, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, b1/b2। इसको संगत भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संगत। दूसरी बाबू है कि संपाती रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे पर क्या करना, ओवरलैपिंग कर जाना। इसके हल कितने होंगे, तो अनंत हल होंगे, या इसके अनेक हल होंगे। इसको लिख सकते हैं हम लोग a1/a2, b1/b2 और c1/c2। इसको आश्रित बोल सकते हैं या संगत बोल सकते हैं। उसके बाद है समानांतर रेखाएं क्या हैं, जिसका समानांतर रेखाएं का कोई हल नहीं होता है। क्या कंडीशन है समानांतर हल के लिए, रेखाओं के लिए, पैरेलल के लिए, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, मतलब असंगत। क्या बोलते हैं इसको, असंगत बोलते हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग में से बाबू ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, कि बताइए कि प्रतिच्छेदित रेखाओं के लिए कौन सा कंडीशन सही होगा,
A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। बाबू ये बिल्कुल याद रखे रहना। समपाती रेखाओं के लिए अनंत हल होने के लिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 पूरा होना चाहिए। और कोई हल नहीं, समानांतर रेखाओं के लिए कोई हल नहीं है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं A1/A2 प्लस बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यह असंगत कहलाएगा क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे से मिलेगा नहीं। जब मिलेगा नहीं तो कटिंग कैसे करेगा, जब कटिंग नहीं होगा तो उसका सॉल्यूशंस भी नहीं हो पाएगी। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अब आते हैं बाबू ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है द्विघात समीकरण चैप्टर्स मिलेगा, 4 नंबर चैप्टर। यहाँ पे x की मान जो निकालना होगा तो ये होता है -b प्लस -b² माइनस 4ac बटा कितना होता है 2a। इसको विवेचक बोलते हैं या अभिव्यक्तर बोलते हैं। उसके बाद d का जो वैल्यू निकालिए तो d का फार्मूला होती है बाबू b² माइनस 4ac। इसके बाबू यहाँ पे क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि अगर d का मान 0 से बड़ा होता है तो इसके जो मूल होंगे यह वास्तविक होंगे और असमान होंगे, अर्थात b² माइनस कितना ग्रेटर देन किससे 4ac से बड़ा होता है। दूसरी बात है बाबू d बराबर 0 अगर होता है तो इसका मूल वास्तविक तो होगा लेकिन समान होगा, अर्थात b² बराबर कितना हो जाएगा 4ac। तीसरी बात है कि d इज नॉट इक्वल टू 0 हो बाबू, लेस देन 0 हो, 0 से छोटा हो, तो इसके मूल जो होंगे वह अवास्तविक होंगे और वास्तविक नहीं होंगे, या b² लेस देन कितना हो, लेस देन b² लेस देन 4ac हो। तो इस 3 क्राइटेरिया के लिए बाबू आपसे पूछी जा सकती है, कहा जा सकता है कि b² बराबर 4ac होगा तो क्या बाबू इसके मूल समान होंगे कि असमान होंगे। तो इसके b² बराबर 4ac होगा तो उसका मूल क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ये बिल्कुल फार्मूला को क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद है दोस्त आपके पास उसके बाद मिलेगा अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है -b/c हो जाएगा क्योंकि ए कैंसिल हो जाता है दोस्त। द्विघात समीकरण लिखने के लिए x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इन बराबर कितने होते हैं 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ठो मूल आपके पास दे दिए रहेंगे, कहेंगे कि इससे द्विघात समीकरण बनाइए, तो x² माइनस कितना हो जाएगा मूलों का योगफल, दोनों को जोड़ देंगे, प्लस मूलों का क्या हो जाता है गुणनफल बराबर 0। द्विघात समीकरण बाबू त्रिघात समीकरण के लिए देखिए, त्रिघात समीकरण के लिए तो फार्मूला हो जाएगा x³ माइनस x प्लस वाई x³ माइनस x प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा 0। ये आपको त्रिघात बहुपद को अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दिया रहेगा, उसके अनुसार अब आप त्रिघात समीकरण बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आते हैं त्रिभुज में, इसको बोलते हैं थेल्स परिमेय। थेल्स परिमेय आप देखिए ABCD जो फिगर बनाया गया है आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि AD/BD DB बराबर AE/ क्या हो जाएगा EC। या अब दूसरा कंडीशंस हैं कि AD/AB और यहाँ पे AE/AC लिख सकते हैं। तीसरा कंडीशंस हैं कि AD/BD AD/ क्या हो जाएगा AB और आपके पास हो जाएगा EC/AC। ठीक है ना। ये थेल्स प्रमेय की सहायता से 3 फार्मूला आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम्स जो लिखा हुआ है AC² बराबर AB² प्लस कितने हो जाएंगे BC², ये बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हैं दोस्त। प्रायिकता के बारे में बात करेंगे तो PE बराबर होता है NE/ कितने होते हैं NS होते हैं, और PE नॉट जो PE बता दिए थे तो इसमें काम करना है। PE नॉट बराबर हो जाएगा 1 - PE, और प्रोबेबिलिटी ऑफ होने नहीं होने की जो घटना होगी 1 में से घटा लेंगे, और अगर PE निकालना हो, अगर PE नॉट दिया गया होगा तो PE बराबर हो जाएगा 1 - PE नॉट, और दोनों का जो जोड़ करेंगे सर कितना मिलता है 1, और PE का जो मान होगा वह 0 से बड़ा और बराबर होगा और 1 के बराबर और छोटा होगा। कभी भी PE का मान ना नेगेटिव में होता है ना 1 से बड़ा होता है। इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। अब चलते हैं बाबू नेक्स्ट है। उसके बाद आते हैं समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी में क्या है कि AN बराबर, चलिए AN बराबर हो जाएगा A प्लस N - 1 इंटू D हो जाएगा। यह nवां पद निकालने का फॉर्मूला है समानांतर श्रेणी का।
एस एन का फॉर्मूला जो मिलेगा n/2 2a + n-1 इंटू कितने हो जाएंगे डी, जहाँ ए क्या होता है ए पी का पहला पद और डी क्या होता है तो सार अंतर होता है। अगर ए बी का सार समानांतर माध्य पूछा जाए, ए बी का समानांतर माध्य कितना हो जाएगा तो a+b/, कितना हो जाएगा 2। और ए एन का फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, Sn-Sn-1 होते हैं, जहाँ an को बाबू हम लोग l लिखें या tn लिखें, दोनों का मतलब सेम ही होता है। इसको बोलते हैं अंतिम पद या nवां पद। n क्या होते हैं तो पदों की संख्या, नंबर्स ऑफ टर्म्स हो जाएगा। और Sn क्या होते हैं तो n पदों का योगफल होता है, सम ऑफ द n टर्म्स। इसको हम लोग Sn से डिनोट करते हैं दोस्त। तो यह आपकी सभी समानांतर श्रेणी का बहुत अच्छा कंसेप्ट। उसके बाद आते हैं सांख्यिकी की दुनिया में। अब आते हैं सांख्यिकी में। माध्य या समानांतर माध्य कैसे निकालते हैं तो सिग्मा x/n अर्थात कुल प्रेक्षणों की योग बटा प्रेक्षणों की क्या होती है संख्या। अब वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकालते हैं तो सिग्मा fi इंटू xi बटा सिग्मा fi। माध्यिका निकालना है, जैसे 2 4 6 8 और 10 का माध्यिका निकालना है तो माध्यिका कितना हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा। यदि यह विषम संख्या बार अगर आपके पास विषम और टाइम्स दिया गया होगा तो बीचों बीच वाला नंबर्स उसका माध्यिका कहलाता है। अगर 2 ठो नंबर्स दिए गए हों उसको रिप्रेजेंट, अच्छा रिप्रेजेंट का मतलब होता है दोस्त इसमें, अगर 6 बाबू एलिमेंट्स दिए गए हों तब इसमें पूछा जाएगा इसका माध्यिका क्या हो जाएगा। जैसे 2 4 6 8 10 और 12 दिया गया होगा तो इसमें 2 ठो माध्यिका हो जाएगा, 6 और कितना हो जाएंगे 8, और दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हम लोगों को माध्यिका निकल जाएगा। ये हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा, क्योंकि 6 और 8 जोड़ेंगे तो 14, 14/2 करेंगे तो 7 हो जाएगी। उसके बाद हम लोग आते हैं बाबू बहुलक की दुनिया में। उसके बाद माध्यिका समझते होंगे। माध्यिका m बराबर क्या होते हैं l + n/2 - cf/f इंटू कितने होते हैं h होते हैं, जहाँ l क्या होते हैं तो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, f क्या होते हैं भ्रमणता, cf क्या होता है संचय भ्रमणता, n की वैल्यू क्या होती है n की भ्रमणता का उपयोग, ठीक है, भ्रमणता का योग n बराबर। और ये देखिए क्वेश्चन आपके पास मिला कि 2 4 4 2 4 8 जो अधिक बार आया हो इसकी इसकी हम लोगों को बहुलक निकालनी है। तो इसमें बहुलक फिर कौन सा हो जाएगा 2 4 4, जितने भी नंबर सबसे अधिक बार देखेंगे कौन आया है। तो सबसे अधिक बार कौन सा आया हुआ है बाबू आपके पास तो 4 आई है ना, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा इसकी बहुलक 4 हो जाएगी। इसको MO से डिनोट करते हैं। MO बराबर होता है L + F1 - F0, F0 का मतलब F0 बटा 2F1 - F0 - F2 और इंटू कितना हो जाएगा H। तो यह आपको बहुलक निकालने की फॉर्मूला है। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। यह बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो ट्रिपल स्टार सबसे नीचे लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 3 माध्यिका माइनस कितने होते हैं 2 माध्य, बहुलक बराबर। ये फार्मूला बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं बाबू नेक्स्ट टॉपिक्स में। अब आते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी में। सिक्का देखिए, क्वाइन देखिए, क्वाइन का मतलब होता है सिक्का। सिक्का को जब भी आप उछालेंगे तो इसका स्टैंडर्ड्स फॉर्म होता है 2 का पावर n। यदि एक बार अगर उछालेंगे तो टोटल आउटकम्स कितना मिलेगा 2 का पावर 1, मतलब 2। कौन कैसे मिलेगा, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। अगर 2 बार उछालेंगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 4, और 4 गो में कौन कौन मिलेगा तो HH या HT, हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल। अगर 3 बार उछालेंगे तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, मिलेगा बाबू 8 ठो, ट्रिपल H, फिर डबल H, फिर 1 ठो H, फिर ट्रिपल T, फिर सिंगल T, फिर डबल T, फिर बाबू HTTH हो जाएगा और THT हो जाएगा। इसमें 8 आपके पास आउटकम्स हो जाएंगे। डाइस को जब भी हम लोग पासा को जब उछालते हैं तो 6 का पावर कितना होता है n, जहाँ एक बार उछालेंगे तो कितना मिलेगा 6 का पावर n, तो बाबू 6 का पावर 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 बार उछालेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने मिलेंगे 6, या तो 1 2 3 4 5 6 मिलेगा।
अगर 2 बार उछालते हैं तो इसमें 36 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3 डॉट डॉट आपके पास मिलेगा 6 6 तक। तो जब 6 का पावर 2 हो जाएगा, तो जब भी हम लोग किसी भी पासा को उछालते हैं तो हम लोगों को 2 बार उछालेंगे तो टोटल आउटकम्स कितना मिलेगा? 36 मिलेगा। अगर 3 बार उछालेंगे तो 6 का पावर 3 मिलेगा, जो 216 हो जाएगी। उसके बाद आते हैं सर कार्ड की दुनिया में। कार्ड आपके पास कितने होते हैं? 52। 52 को 2 प्रकार की कार्ड होती है। पहला होती है ब्लैक, दूसरा होती है रेड। और ब्लैक में 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्पेड और एक दूसरा होता है क्लब, काला पान और चिड़िया। और 26 बाबू रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। तो 26 रेड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक डायमंड जिसको बोलते हैं ईटियाँ, और एक होता है लाल पान, हर्ट होता है। फेस कार्ड जो संख्या वो बोलते हैं, फेस कार्ड 3 होते हैं, जे क्यू के। जे का मतलब जैक, क्यू का फॉर क्वीन, के का फॉर किंग होता है। तो टोटल फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है आपके पास? 12 होती है। तो दोस्त ये सब फार्मूला आपके पास क्विक रिविजन्स हैं, इसको कर सकते हैं। 7वां नंबर चैप्टर बाबू निर्देशांक ज्यामिति। आप देखें तो इसको निर्देशांक ज्यामिति को एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं सर? भुज बोलते हैं। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? कोटि। और इस पर क्वाड्रांट जो लिखा हुआ है, क्वाड्रांट, तो प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो प्लस प्लस, दूसरे का होती है माइनस प्लस, तीसरे का माइनस माइनस, चौथे का क्या होती है? प्लस माइनस। ठीक है ना। और कार्तिकेय इसको कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है, कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। इसका मूल बिंदु कितना होगा? 0 0। 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालना हो तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला बिल्कुल सही है। उसके बाद बाबू देखिए कि यदि मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालना हो, आप देखिए पहले ए और बी लिखा हुआ है, 0 0 और x और y। तो इसको मूल बिंदु से दूरी निकालिएगा तो x1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? y1 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। उसके बाद आपके पास एक्स वाई जो होगा किस चतुर्थांश में होगा? प्रथम चतुर्थांश में। माइनस एक्स और वाई किस चतुर्थांश में होगा? सेकंड में। क्यों? क्योंकि सेकंड में माइनस प्लस होता है, दोनों माइनस में रहेगा तो थर्ड में, अगर प्लस माइनस रहा तो फोर्थ में मिलेगा। अब आते हैं कोई भी पॉइंट अगर ये बाबू अगर हमारे लाइन पे मिलती है, अगर एक्स एक्सिस पे होता है तो वहाँ पे वाई का मान 0 होता है, और वाई एक्सिस पर रहेगा तो एक्स का मान 0 होता है। कोई भी लाइन बहुत संरेखी कब होता है? जब उसका एरिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगी। अब 2-3 पॉइंट के बीच किसी भी ट्रेंगल के बीच का एरिया कैसे निकालते हैं उसको भी देख लें। एरिया निकालने की फार्मूला होती है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 y1 और प्लस x3 y1 माइनस कितने होते हैं? y2। इस तरह का एरिया ऑफ ट्रेंगल आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसके बाद 2 पॉइंट के बीच का मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? फार्मूला में x1 प्लस x2 बटा 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2 हो जाएगा, जो इधर घेरा गया है, ब्रैकेट में लिखा गया है, उसमें हम लोग है मध्य बिंदु में। उसके बाद बोलते हैं बाबू सेक्शन फार्मूला, इसको विभाजन सूत्र बोलते हैं। तो 2 प्रकार की होती है, एक अंत और दूसरी बाह होती है। तो अंत में बाबू देख सकते हैं कि P बराबर हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। और y कोऑर्डिनेट की जो बात करें, y इंटू u2, y इंटू मतलब कि my2 प्लस ny1 बटा कितने हो जाएंगे? m प्लस n। तो mx2 था, उसी प्रकार my2 हो जाएगा। तो इस प्रकार कोई भी बाबू अगर अंतःखंड विभाजित करते हैं तो फार्मूला क्लियर हो जाएगी। अगर बाह विभाजित करेगा तो बस यहाँ माइनस लगा देंगे, अर्थात pm2 माइनस कितने हो जाएंगे? n इंटू x1 और my2 माइनस ny1 बटा कितना हो जाएगा? m माइनस n। अगर यह बाह विभाजित कहेगा तब, अन्यथा अंतःखंड है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में। अब आते हैं ट्रिगोमेट्री में। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का फॉर्मूला कितना होता है दोस्त? 1। साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। और कॉस सेक का मतलब होता है 1, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। टेन कॉट का होता है तो टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। स्क्वायरिंग वाला देखिए रिलेशंस क्या क्या होते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन और आपसे निकाला जाए कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो 1 माइनस कितने हो जाएंगे? साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला निकालना है तो अंडर रूट कितने हो जाएंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा निकालना है तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
उसके बाद है बाबू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट लगा देगा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। दूसरी बातें मिलेगी बाबू, सेकंड लाइन में ही चल रहे हैं हम लोग। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितने होते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉसेक थीटा बराबर कितने हो जाएंगे अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं साइन 90 माइनस साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बाबू साइन थीटा, टेन कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में, सेक बाबू कॉसेक में। उसके बाद हम लोग साइन 90 प्लस थीटा बाबू देखें, 90 प्लस थीटा में बाबू दो ठो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। इसमें कौन कौन पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक, क्योंकि यह क्वाड्रांट की चीज़ है बाबू। उसके बाद ये जो चार्ट लिखा हुआ है, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस का बाबू क्या होता है, कॉस पलट दीजिएगा, कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0 हो जाएगा, टेन 0 0, टेन 30 1/√3। इस प्रकार सारे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं दोस्त। अब आते हैं क्वाड्रांट की दुनिया में। क्वाड्रांट बाबू नीचे जो लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रांट, चतुर्थ, सेकंड, थर्ड और क्या हो जाएगा फोर्थ है। ये चतुर्थांश बोलते हैं सर हिंदी में। इसमें क्या होता है, पहला प्लस प्लस होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरे क्वाड्रांट में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। इसमें एंगल जो होती है वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक, सेकंड में अब होती है 90 से लेकर 180 तक, थर्ड में होती है 180 से लेकर 270 तक, और फोर्थ में होती है 270 से लेकर 360 तक है। समझ में आ गई बात है। अब आपको काम करना है, इसमें फर्स्ट जो और क्वाड्रांट होती है उसमें ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रांट में साइन और कौन सा पॉजिटिव कॉसेक, थर्ड में टेन कॉट, और फोर्थ में क्या होती है कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इसको बाबू ध्यान देना है कि ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसका मतलब क्या हुआ कि ए ऑल का मतलब ए हो जाएगा, स्कूल का मतलब एस, टी का मतलब टी, कॉलेज का मतलब सी, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, और दूसरा क्वाड्रांट में एस फॉर साइन, साइन का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, और कॉस का उल्टा सेक हो जाती है। इस प्रकार ट्रिगोमेट्री में इतना फॉर्मूला क्लियर कर लीजिएगा तो 10th क्लास क्लियर हो जाएगी दोस्त। उसके बाद चलते हैं आगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 × LB + LH + BH होती है। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2H × L + B होती है। घनाभ का आयतन बराबर LBH होता है, और घनाभ का विकर्ण बराबर √L² + B² + H²। ये फार्मूला को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6A², वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A²। घन का आयतन जो होती है वह AQ, घन का विकर्ण कितना होता है √3A होता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × r + h हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, और बेलन का आयतन πr² होती है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr × r + l होता है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl होता है। शंकु का आयतन 1/3 πr²h, और गोला का बाबू पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², और गोला का आयतन 4/3 πr³। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², और अर्धगोला का आयतन 2/3 πr³। उसके बाद वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल 2πr², त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री πr², त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई θ/360 डिग्री × 2πr। इस प्रकार आपने क्वेश्चन से सारे हमने इस 10th क्लास के वीडियोज़ को सारी फार्मूला को एक समराइज दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में सर मिलेंगे, फिर आपको हम लोग हिस्ट्री, जितने भी आपके पास सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, सारे की वीडियो की सर 1 शूट में हम लोग करने का प्रयास करेंगे। सारे के समराइज वीडियो बाबू एक एक वीडियो हम आपको अपलोड करेंगे। केवल इस वीडियो को देखने के बाद ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। तब तक जुड़े रहिए सर आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। फॉर दिस थैंक्स अ लॉट।